Hello everyone, I'm Pearl Prasad and welcome to Hey Baba. Today I am here reporting from Mumbai. I have with me Yuvraj Mohite, who is the chief spokesperson of Congress. Let's get insights into the situation of the fourth polling phase in Mumbai and your insights from him about the ideologies, about the public response to the voting. सर वेलकम टू हे बाबा फर्स्टली और बताइए कि मुंबई में अभी जो है इलेक्शंस का क्या माहौल है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छा माहौल है एंड मुझे लगता है कि देखो, इलेक्शन एक ऐसी घटना है जिसे हम कहते हैं कि एक लोकतंत्र का उत्सव है और हम देख रहे हैं कि इस बार ये उत्सव सही ढंग से हो रहा है और लोगों में एक अलग तरह का उत्साह है। हमें एक पहले तो एज अ कांग्रेसमैन हमें एक आशंका थी कि ये जो टाइम है ये छुट्टियों का, गर्मियों का टाइम है, लोग बाहर जाते हैं, फिर लोग कितना वोटिंग होगा, क्या होगा, उस पर असर होगा। पर मुझे लगता है कि इस बार लोग मैच्योर्ड हो गए हैं एंड लोगों ने अभी तय किया है कि हमको वोट करना है। तो मेरे लिए पहली बात तो वो अच्छी है। दूसरी बात, आपने जो पूछा कि माहौल क्या है, तो माहौल यही है कि अब लोग कितनी मैच्योरिटी दिखाएंगे इस पर पूरा निर्भर है और मुझे लगता है कि इस बार लोगों ने इलेक्शन अपने हाथ में ले लिया है। ये अभी किसी पार्टी के, किसी पॉलिटिशियन के हाथ में इलेक्शन नहीं है, ये लोगों के हाथ में है, ऐसा मुझे लगता है। अभी आपने वोटर टर्नआउट की बात करी है तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। नागपुर में अभी जो इलेक्शंस खत्म हुए हैं उसमें वोटर टर्नआउट वाज 49%। After unlimited campaigning, awareness campaigns by the NMC and active youth of Nagpur, पर वोटर टर्नआउट बहुत कम था। इसकी वजह आप बता सकते हैं? आपको क्या लगता है वोटर टर्नआउट कम क्यों है और उसमें सबसे ज़्यादा गिनती जो कम थी वो यूथ की थी, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में? नागपुर की बात की आपने, तो नागपुर ये तो आरएसएस का एक गढ़ है और वहाँ पे नितिन गडकरी उम्मीदवार है। ये जो है ना, जो 49% क्यों हुआ है, तो ये नाराज़गी है, ये नागपुर की जनता की नाराज़गी है, ये सरकार के खिलाफ की नाराज़गी है। आपने अगर आपको याद होगा तो नितिन गडकरी जी ने पहले चरण में ही कहा था कि मैं ना तो पोस्टर लगाऊंगा, ना मैं कहीं जाऊंगा, ना मैं प्रचार करूंगा, फलाना अमका। अब ये जो और कॉन्फिडेंस है, अभी वो गली गली घूमने पड़ रहा है उनको, पूरे छोटे छोटे चौराहे पर गए हैं। तो वो क्या था कि मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मैं कहीं कैंपेन नहीं करूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आपको जाना पड़ा क्योंकि ये सिचुएशन इनके ध्यान में नहीं है। ये इलेक्शन का जो महत्व है ना, जो पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि किसी के, या फिर हम कहेंगे कि बीजेपी या मोदी के ध्यान में नहीं आया कि क्या चल रहा है, अंडर करंट क्या है। और ये अंडर करंट बीजेपी के किसी आलाकमान नेताओं के भी ध्यान में नहीं आया। जब वो उतरे नीचे ग्राउंड में तब उनको पता चला कि अंडर करंट इज़ डिफरेंट, नाउ वी हैव टू वर्क हार्ड। तो फिर वो गली कुचे में पहुँचे। यही लोग हैं ना, एक हफ्ते पहले एक बोलते हैं, दूसरे हफ्ते में दूसरा बोलते हैं। तो ये एक जो राजनीति में जो कहते हैं ना कि लोगों के साथ क्या होना चाहिए, लोगों के दिमाग में क्या है, ये जिसको समझता है वो सही पॉलिटिशियन होता है। सत्ता में आने के बाद मोदी रहो या कोई भी उनके जो अलग-अलग नेता है या फिर बीजेपी है, इनको ऐसा लगा कि अब हमने जीत लिया है, अब हमारे बात कुछ नहीं है, हम ही हम हैं। तो ये हम ही हम हैं, तो लोगों ने कहा कि भाई हम भी है। तो ये इलेक्शन की एक खासियत है। क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस में हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है मोदी जी के खिलाफ और अगेंस्ट द बीजेपी? डू वी हैव अ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट? ये ना, ये नैरेटिव बार बार लोग पूछते हैं। मुझे लगता है कि ये नैरेटिव बीजेपी ने सेट किया है कि देखो मोदी है, मोदी के सामने कुछ नहीं है। अब लोग कह रहे हैं ना कि हम हैं, अपोनेंट कौन होता है? लोग ही चुनने वाले, लोग ही चुनकर देते हैं ना अपोनेंट को भी। जो पीएम होता है उसको भी देते हैं चुन के लोग, अपोनेंट जो होता है उसको भी लोग ही चुन के देते हैं। तो मुझे लगता है अपोनेंट इज पीपल, वी द पीपल। और लोगों को ये एहसास 75 ईयर्स के बाद पहली बार हुआ है। इसके पहले भी हुआ था, लोगों ने थम्पिंग मेजॉरिटी से लोगों को चुन के दिया था, लेकिन उसी लोगों ने ही लोगों को नीचे भी बुलाया
और दूसरे को चांस दिया। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन की खासियत वही है कि फिर वो जो लोगों का जो एहसास है कि हम है, ये एहसास अब लोगों को जाग रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। और दूसरी बात इसमें अहम बात है कि लोगों ने जैसे कहा कि अब पीपल विल डिसाइड आगे कौन है, कौन जाएगा, नथिंग। पर ये रेजिम नहीं रहेगी, ये रेजिम नहीं रहेगी, इतना तो अभी आज के तारीख में तय है। अब पीएम कौन बनेगा ये अभी शुरुआत करेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। लोग कहेंगे पहले इनको जान दो, फिर ये लोकतंत्र है ना। लोकतंत्र में हम जिनको चुन के देंगे वो तय करेंगे। पिछले 10 साल में ऐसा हुआ कि ये आदमी है, इसको बिठाना है, इसको बिठाना है। चलो ठीक है, लोग भी ऊब चुके थे, लोगों ने कहा कि चलो ये आदमी है तो उसको बैठाओ। 10 साल के बाद पूरा पलट गया ना पासा। तो दो चीज़ें में, जैसे आपने गडकरी से शुरुआत की, तो जैसे गडकरी को एक और कॉन्फिडेंस था कि मैं पोस्टर नहीं लगाऊंगा, मैं कैंपेन नहीं करूंगा, फिर मैं चुन के आऊँगा, वैसे ही मोदी साहब को भी एक और कॉन्फिडेंस था कि अब की बार 400 पार। अब कितना बेड़ा पार होगा वो देखो आप। अब कोई नहीं बोल रहा ना 400 पार, क्योंकि जब वो फील्ड पे आया, क्योंकि अभी तक वो फील्ड पे नहीं थे। आजकल पाँव मेरे जमी पे नहीं थे ना 10 साल, वो तो ऊपर ही थे। अभी जब उन्होंने पाँव अपने रखे हैं तब उनको भनक आ गई है। अब 400 की बात देखो, तीसरे चरण में भूल गए, अब चौथे चरण है। चौथे चरण में और अलग कुछ होगा। तो मुझे लगता है ये जो लूजिंग कॉन्फिडेंस है ना, वो अब इस फेज में मोदी एंड बीजेपी है। अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली है आज, इस विषय के ऊपर आपको क्या कहना है एंड व्हाट डू यू फील इज द फ्यूचर ऑफ द आम आदमी पार्टी नाउ इन इंडिया? नहीं, उनकी रिहा हुई है, ये तो हमारे सबके लिए एक कहते हैं ना कि गुड न्यूज़ है, और मैं उनको भी एक शुभकामना देता हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी की जो अरेस्ट हुई है, अगर हम देखेंगे पूरा क्या क्या हुआ था, तो इलेक्शन से पहले उनकी अरेस्ट हुई है। और आम आदमी पार्टी में कैसी थोड़ा सा एक नर्वसनेस था, इंडिया आघाड़ी के पूरे अलग अलग नेता में एक थोड़ी सी चिंता थी कि अब क्या होगा, ये क्या करेंगे। लेकिन जैसे अरेस्ट हुई और दूसरे दिन जो माहौल बदला और लोगों में जो एक कहते हैं ना कि गुस्सा था, आम आदमी पार्टी के इतने कार्यकर्ता मैंने कभी नहीं देखे रास्ते पर जितने उनके अरेस्ट के बाद दिखे। और ये कार्यकर्ता मुंबई में इतने हैं, ये एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पॉलिटिशियन मुझे पता नहीं था। आज हम जहाँ गोरेगांव में, एक गोरेगांव में इतने लोग आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर इस प्रचार में शामिल हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जो पॉलिटिक्स है, जो अरविंद केजरीवाल जी के अरेस्ट के पीछे जो पॉलिटिक्स है, ये अब बच्चे बच्चे को जानता है। तो ये जो माहौल है, तो ये गुस्से का माहौल है। और मुझे लगता है कि सरकार ने एक गलती की है और इस गलती की वजह से लोग उनके खिलाफ है कि ये पॉलिटिक्स लोग सहन नहीं करेंगे, ये पॉलिटिक्स अब नहीं चलेगा। हाँ, फेयर पॉलिटिक्स करो, आप नेताओं को पकड़ के अंदर डाल दोगे। ही सीएम, आज तक ऐसा नहीं हुआ है, उसकी एक प्रोसीजर है बड़ी। तो मुझे लगता है कि देखो उनको थोड़ी सी जो कहते हैं कि तकलीफ तो हो गई होगी, क्योंकि वो ब्लड प्रेशर और उनको डायबिटीज़ है, पर फिर भी ये तकलीफ के बावजूद आम आदमी पार्टी को एक फ़ायदा ऐसा हुआ है कि लोगों में एक चिढ़ आई है और लोग उस चिढ़ की वजह से रास्ते पर है। पार्टी और मजबूत हो गई, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कार्यकर्ता और मजबूत हो गए। और उससे इंडिया अलायंस के और नेता भी ये मुद्दा लेकर जब सामने आए तो उसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं था, ना तो मोदी ने कभी दिया, ना कोई बीजेपी का कोई नेता दे रहा है। और अब तो रिहा हो गए हैं, अब केजरीवाल है वो और अपने जो अस्त्र लेके अब मैदान में आएंगे। और 2 फेज़ है उसमें, और एक मुझे लगता है कि एक चमत्कार वो कराएंगे, समझ जाए।
जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, द टैक्स डिपार्टमेंट, द इलेक्शन कमीशन, आपको लगता है इनकी फंक्शनिंग अप्रोप्रिएट है और सही से चल रही है कंट्री में? ऐसा है कि इसको आइस कहते हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई एंड ईडी। तो ये आइस जो है, ये आइस का कैसे इस्तेमाल पिछले 10 सालों में हुआ है, पॉलिटिकल मोटिवेटेड इस्तेमाल है, अपने राजनीति के लिए इस्तेमाल है, इनको पपेट बनाया गया है। ये अब किसी भी भारत के छोटे जवान बच्चा को पूछो, वो बताएगा। और जिस तरह से उन्होंने इस पूरी एजेंसी को जब मानो अपना गुलाम बनाया है, मानो अपना नौकर बनाया है कि अब तुम यहाँ जाओ, अब तुम वहाँ जाओ, अब तुम ये करो, अब तुम वो करो, और ये भाग रहे हैं। तो ये अब सबके ध्यान में आया है। अरविंद केजरीवाल को वो कितने दिन अंदर कर सके? नहीं कर सके। हमारे यहाँ जो नॉर्थ वेस्ट में जो उम्मीदवार है, उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना का, उसने उसकी जो उम्मीदवारी है वो जब घोषित हुई, उसी दिन ईडी की नोटिस उसके घर पे आ गई। जब पर्चा भरने हो गया, उसके दिन वो नोटिस आई। तो ये देखो, ये ना लोगों को समझता है कि क्या चल रहा है। अब तक नहीं था, अब एक्टिव हो गए। तो ये सब मसला है आज अपने देश में। ये दुर्दैव है, ये अनफॉर्चुनेट थिंग है कि ऐसी महत्वपूर्ण जो एजेंसीज है वो बदनाम हो चुकी है। उनको गुलाम बनाया गया है, उनको पपेट बनाया गया है, उनको तोता बनाया गया है। और ये जो है लोग कतई पसंद नहीं करेंगे कि ये एजेंसी का काम नहीं है। तो काला धन है, भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचारी और काला धन जब रेड आती है, जब नोटिस आती है, तब तक है। जब हमारे पास आप आओगे तब आप एकदम कहते हैं ना, वॉशिंग मशीन से धुल कर आप आ गए हैं। और देखो, अचरज की बात है और कि हमने बात की अभी, लोग जो है मतलब अमित शाह नेशनल टीवी पर खुलेआम बताते हैं कि हमारे पास जब तक तुम आते नहीं हो तब तक आप भ्रष्टाचारी हो, आपकी फाइल बनेगी, हमारे पास आने के बाद वो फाइल रुकी रहेगी, वो फाइल मूव नहीं होगी। ये निर्लज्जता है। ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरह से आप गुंडे हैं, ये आप बता रहे हैं। अब कांग्रेस और इंडिया अलायंस का एक अच्छा काम यह है कि उनको बताना नहीं पड़ रहा है लोगों को कि भाई ये गुंडे हैं, इनको राजनीति समझ में नहीं आती, और ये अपने ही स्वार्थ के लिए राजनीति चला रहे हैं। ये काम आसान कर दिया है क्योंकि ये अपने आप बोल रहे हैं। कल मोदी जी का देखो, मोदी जी ने क्या कहा। अब वो मतलब पिछले 10 साल राहुल गांधी और बाकी सब लोग ये बार बार बोल रहे हैं कि देश में जो भी डेवलपमेंट है, जो भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब जो भी गवर्नमेंट एजेंसीज है, ये सब अदानी को दे रहे हैं। बार बार उन्होंने संसद के फ्लोर पे कहा है कि मोदी और अदानी के क्या संबंध है। ये भी राहुल जी ने कहा है कि मोदी की जो पूरी उसका रैंक है वो ऊपर कैसे आया, तो ये शेल कंपनियां हैं। ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि मोदी के 20,000 करोड़ रुपए ये अदानी के पास है, तो ये अदानी के लिए उन्होंने दिए है। और पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट है, पूरी सिस्टम है, रेलवे से लेके एयरपोर्ट से लेके सब जो एजेंसीज हैं जो गवर्नमेंट की, वो अदानी को दी जा रही है। ये बार बार 10 साल बोल रहे हैं। अब जब माहौल क्या है नीचे का वो ध्यान में आने के बाद मोदी जी अब कह रहे हैं कि अदानी और अंबानी के राहुल जी के साथ संबंध है, और बोरी भर के काला धन आ रहा है, टेम्पो भर के काला धन आ रहा है। भाई, तो नोटबंदी क्यों की? नोटबंदी तो इसलिए थी ना कि काला धन खत्म हो गया। इसका मतलब काला धन आपका खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात है, टेम्पो भर के पैसा आता है, तो ये राहुल जी ने कहा है, ये आपका निजी अनुभव है क्या? कैसे टेम्पो भर के पैसा आता है?
तीसरी बात राहुल जी ने कही है कि आप पीएम हो, अगर आपके पास एजेंसी है आप उसके जांच कराइए, कहाँ से काला धन है, कौन सा टेम्पो है, टेम्पो चलाने वाला कौन है, टेम्पो का मालिक कौन है, ये कहाँ से बोरी भर के पैसा आता है, इसकी इंक्वायरी करो। वो नहीं करेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जो फ्लो ऑफ कैपिटल है इंडिया में, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे। तो आप कह रहे हैं कि अगर अदानी जी और मोदी जी के ऐसे संबंध है विच इज सो फाइनेंशियली स्ट्रांग, तो पैसा जो है वो एक तरफ कहा जा सकता है कि वो अटका हुआ है, इट इज़ विद द टॉप नॉच पीपल ऑफ द कंट्री। तो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने, देखो ऐसा होता है कि रिजर्व बैंक का फंड होता है, वो गवर्नमेंट विड्रॉ नहीं कर सकती। हमारे यहाँ जो गवर्नर है उन्होंने कहा था कि ऐसा मत करो, तो ऐसे गवर्नर को उन्होंने तबादला कर दिया, उनको निकाल दिया। और जो अपना सुनेगा, फिर वही है ना, वो तोते वाली बात है, उनको तोते चाहिए। और सभी हमारे जो एजेंसी है रिजर्व बैंक को लेकर सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, सब जगह उनको तोते बिठाए हैं। तो ये जैसे इशारा करेंगे वो कार्ड निकालना है उनको। तो वैसे ही ये बात यहाँ पे है कि आरबीआई का फंड भी उन्होंने ले लिया, रिजर्व बैंक का फंड ले लिया है। और ये फंड कहा गया है, जो अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है, एक बेसिक जो अपने देश में जो आया है वो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो किस्सा है, अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो हम जर्नलिस्ट हैं, हमको भी पता नहीं होता, किसी पॉलिटिशियन को नहीं पता होगा। हमारे यहाँ अच्छे वकील हैं, हमारे यहाँ अच्छी सिस्टम है, किसी को पता ही नहीं चलता। ये देश में हुआ है कि नहीं? ये हुआ है। मतलब जो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ संविधान है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, उसका मतलब ऐसा होता है कि ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। तो ये ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करने की बात, ये ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करने की जो योजना है, ये मोदी लेकर चल रहे हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड इसका एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अभी जो निर्मला सीतारामन है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, उनका पति ये कह रहा है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो घोटाला है ये सिर्फ देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला है। तो मुझे लगता है कि ये सब लोगों के ध्यान में आया है। हमारे यहाँ जो आबादी है, अब जैसे आपने कहा कि थर्ड रैंक की इकोनॉमी अपनी है, मैं कहूँगा कि ये थर्ड रैंक की है, ये किसके बलबूते पर होती है? यहाँ के लोगों के बलबूते पर होती है। कितने % लोग वर्किंग है, कितने आवर्स लोगों को काम मिलता है। आज अगर हमारा किसान है ना, उसको रोज़ की उसकी जो इनकम है वो कितनी है? 27 रुपया है। और ये मैं नहीं कहता, ये अपनी जो रिपोर्ट्स आए हैं, जो सरकारी रिपोर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि एक किसान दिन में 27 रुपये कमाता है। अब 27 रुपये में आप बताओ क्या करेंगे? वो कैसे खेती करेगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा, उसकी सेहत संभालेगा, क्या करेगा वो? तो मुझे लगता है कि ये जैसी हमारी जो इंडिया है उसके थर्ड रैंक इकोनॉमिक की रैंक है, वैसे ही हमारा देश सबसे और देशों से यंग है। और ये इतने यंगस्टर्स और किसी देशों में नहीं है जितने इंडिया में है। इनके हाथों को काम नहीं है, ये रोजगार मांग रहे हैं, इनको रोजगार नहीं है। और रोजगारों की बात कभी मोदी नहीं करते कि ये योजना है। उन्होंने एक योजना लाई, उस पर भी पूरा आक्रोश था, अग्निवीर योजना। मतलब वो तो खिलवाड़ है, एक तो अपने आर्मी के साथ भी खिलवाड़ है, और ये जो यंगस्टर्स हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिनके कुछ सपने हैं, इनके सपनों के साथ भी ये खिलवाड़ है। वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिल रही थी फॉर 9 मंथ्स। हाँ, तो उसके बाद क्या करेंगे? वो वॉचमैन बन जाएंगे ना किसी साइट पर। और अगर किसी, देखो अभी ऐसा रहता है बॉर्डर पे अपने ये सब गोलीबारी चालू होती है, अगर वो शहीद हो गए तो उनको वो कुछ नहीं मिलेगा, ना वो शहीद हो पाएंगे, ना उनको दर्जा मिलेगा शहीद का।
ना उनको पेंशन मिलेगी, ना वो रिटायर्ड जो कुछ कार्यकाल के बाद रिटायर्ड जब हो गए तब उनको कोई सुरक्षा नहीं है। मतलब वो आर्मी का ड्रेस पहनेगा कुछ महीने और बाद में यहाँ आके वो वॉचमैन बन जाएगा किसी बिल्डिंग के लिफ्ट में। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है। इसी ऑन दिस वेरी नोट आई वुड लाइक टू ब्रिंग दिस टू अ कंक्लूजन। जाते जाते एक मैसेज छोड़ जाइए हमारी जनता के लिए अबाउट द सिनारियो ऑफ इलेक्शंस इन मुंबई, और क्या अपेक्षाएं हैं आपकी इलेक्शन से, बस एक छोटा सा नोट देते हुए जाइए। मैं इतना ही अपील करूंगा कि देखिए, ये इलेक्शन जो है ये आम इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन तय करेगी कि देश कैसा रहेगा, इस देश में लोकतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा, इस देश में रोजगार मिलेगा या नहीं रहेगा, इस देश में जो महिला है वो उनको सुरक्षा मिलेगी ना मिलेगी, और इस देश का जो अन्नदाता है उस अन्नदाता आगे रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि हम जो हमारे युवा साथी हैं उनको ये पहले सोचना चाहिए कि आपका वोट आपके रोजगार को जाना चाहिए, आपका वोट अपनी सुरक्षिता के लिए जाना चाहिए। आप जो टैक्स देते हैं, जब हम बिस्किट का एक पुड़ा भी लेते हैं तब आप टैक्स पेयर हैं, क्योंकि जब आप बिस्किट भी लेते हैं 10 रुपये का तब भी आप टैक्स भरते हैं। तो वी आर टैक्स पेयर, और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम जो टैक्स देते हैं देश में, तो ये देश जो है वो अच्छे हाथों में जाना चाहिए, जो बेरोज़गारी ख़त्म करे, जो महिलाओं की सुरक्षा दे, जो किसानों की सुरक्षा रखे, जो इस देश की सुरक्षा रखे। इस देश में अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग तबके के लोग हैं, उन सब को, जैसे गांधी जी कह रहे थे, गांधी जी का एक सपना था और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो अपने संविधान के तहत उसको पूरा करने की कोशिश की थी। वो ये है कि इस देश का जो पिछला, जो निचला, जो अंतिम आदमी है, उस अंतिम आदमी तक जाना चाहिए। अब ये अंतिम आदमी जो है, जिनको एक दिन का भी 2 दिन का निवाला नहीं मिलता, इनकी संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में इस देश को बचाना है तो सोच समझ के वोट करिए, और वोट संविधान के साथ करिए। वोट जो है आपका, फिर आपको पछताना ना पड़े, इस तरह से वोट कीजिए। Thank you so much for connecting with us. Viewers, this interview will give you insights into employment problems, ideology problems, voter turnout problems. Do connect with us for more such updates. Thank you so much. Hey Bawa, like, share and follow for more updates.